सबलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा जो विषय है वो है प्रश्नों पे चर्चा। तो आज हम कंप्यूटर मेमोरी संबंधी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और इससे पहले हम मेमोरी वाला एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं। तो जिस किसी ने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी मुझे इस वाले वीडियो में बताना है। तो उम्मीद है पिछले वाला वीडियो आपने देखा हो। तो उसमें जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में पूछा था कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो इसका उल्टा मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा समाप्त नहीं होता है, चाहे लाइट चली जाए, चाहे कोई किसी भी तरीके से कंप्यूटर बंद हो जाए। देखिए, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और एकदम से लाइट चली जाती है, तो कभी कभी आप कोई गेम खेल रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो या प्रेजेंटली कोई भी काम कर रहे हो, जैसे ही आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे तो वो चीज़ आपको फिर से स्टार्ट करनी होती है जो भी आप कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ पूरी तरीके से चली जाती है, बस प्रेजेंटली जो चीज़ चल रही होती है वो डाटा ख़त्म हो जाता है सामने आपके। तो वो चीज़ चल किस में रही होती है, वो चीज़ रेगुलेट किस में हो रही होती है। आप कहीं चाहे वो कोई मोबाइल हो, मैं तो एक फिलहाल कंप्यूटर पे आपको बेस बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में लाइट चली जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका हैंग हो जाता है मोबाइल, तो उसमें भी यही कंडीशन होती है, जो चीज़ चल रही होती है वो बंद हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पूछ रहा है। डाटा समाप्त हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपका लैपटॉप खाली हो गया, कंप्यूटर खाली हो गया या फिर मोबाइल खाली हो गया। जो चीज़ चल रही होती है वो बंद हो जाती है अपने आप। तो वो चीज़ किस में होती है? कई लोगों ने आंसर दिया, लेकिन फिलहाल सही आंसर भी कई लोगों का था। तो सही आंसर था ए, रैम। रैम एक ऐसी जगह है जिसमें लाइट चली गई या एकदम से आपका किसी कारण से कोई कंप्यूटर या मोबाइल ऑफ हो जाता है, तो जो भी रैम में होता है वो पूरी तरीके से खाली हो जाता है और वो चीज़ आपको फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ए यहाँ पर सही आंसर है। जिन लोगों ने डी दिया था उनको बता दूं कि आपने वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बिजली जाते ही डाटा नहीं बना रहता है, डाटा नहीं गायब होता है, तो वहाँ पर रोम होगा, ना कि रैम होगा। तो उम्मीद है आपको उस क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। देखते हैं आज की कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। द मास्क रोम इज, तो मास्क पे मत जाइए, रोम पे जाइए। रोम का मतलब आपको पता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी किस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता दूं। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, नहीं, बस इतना जान लीजिए कि रोम किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो सही आंसर है ए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन समझना हो, पढ़ना हो, तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, रोक दिया करिए, क्वेश्चन समझ लिया करिए, क्योंकि हम तो आगे बताएंगे। तो बस इतना देख लीजिए, MOS टेक्नोलॉजी से रोम जुड़ा हुआ है और MOS का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। मेटल, M से मेटल है, O से ऑक्साइड है और S से सेमीकंडक्टर और आगे टेक्नोलॉजी। देखिए, डायोड, रजिस्टर डायोड, वाल्व, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है पुरानी है, पहली या दूसरी जो जनरेशन आई थी उसकी तहत जो है वो सारी चीज़ें आपने देखा होगा। जो रजिस्टर्स थे, डायोड थे, वाल्व थे, ये सारी पहली या दूसरी जो हमारी जनरेशन थी उसकी टेक्नोलॉजी है। और MOS बिल्कुल जो लेटेस्ट चल रही है और जो उससे पहले चल रही थी, चौथी और पांचवी में यूज हुई थी। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है रैम। निम्नलिखित में से कौन सी CPU के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज साधन है? तो CPU को सबसे तेज मेमोरी एक्सेस कौन दे सकता है? देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे तेज चलने वाली मेमोरी कौन है। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, वो वीडियो में भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो आपको मैंने बताया था कि आंसर होगा कैशे मेमोरी, लेकिन वहां पर मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया था रजिस्टर का। अब ये क्वेश्चन आ चुका है आपका UGC नेट में, तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता है, तब आपको कैशे लगाना है। और अगर रजिस्टर ऑप्शन में है तो रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होते हैं जो CPU को
एक्सेस प्रदान करते हैं कि आप सबसे तेज काम कर सकें। इसलिए यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा आपका ए। उम्मीद है पुराने वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप जब समझेंगे तो आप आसानी से इस बात को समझ लेंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन, जब सिस्टम को बिजली की आपूर्ति दी जाती है तो बैटरी के जीवन के साथ डेटा को बनाए रखने के लिए कंप्यूटर बायोस में निम्नलिखित क्या होता है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि जब बिजली चल रही होती है, लाइट चल रही होती है किसी भी कंप्यूटर में या चली भी जाती है, तो जो बैटरी है, किस बैटरी में जो आपका बायोस है वो होगा, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि आपके कंप्यूटर में जब आप कभी कंप्यूटर ऑन करिए तो देखिए जस्ट स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि काली सी स्क्रीन आती है, उसमें कुछ जो जिस कंपनी का कंप्यूटर होता है उसके बारे में थोड़ा सा लिख के आता है, फिर वो गायब हो जाता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सामने आ जाता है। तो वो जो बायोस होता है ना, उसी में सब कुछ होता है कि किस तरीके से कभी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट भी हो जाए तो बायोस कहीं नहीं जाता, बायोस उसी में बना रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप भले चेंज कर दो, मान लीजिए आपके पास लाइनेक्स है तो आपने कहा हम माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, तो इस तरीके से आप चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन बायोस वहीं बना रहेगा। और वो बायोस किस में होता है, वो बायोस होता है सीमॉस बैटरी में। उम्मीद है सीमॉस का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सीमॉस एक बैटरी होती है जो कि कंप्यूटर के सारे बायोस को लेके चलती है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में पहले से बना होता है। यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा किस प्रकार के रोम को मिटाया जाता है। तो यहाँ रोम जो है रीड ओनली मेमोरी को मिटाने की बात चल रही है। आपको पता है कि रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है, उसको मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें कुछ ऐसी फैसिलिटी भी दी गई हैं कि आप अपने रोम की यानी कि रीड ओनली मेमोरी में जो भी डाटा होता है उसको भी मिटा सकते हैं। तो आपको पता है, अगर आपने मेमोरी वाला वीडियो देखा है मेरा, तो उसमें मैंने बताया था कि रोम तो खुद है, फिर एक पी रोम आता है, फिर एक ईपी रोम आता है, फिर एक डबल ईपी रोम आता है। तो ये क्या है, पहला वाला तो बिगड़ता नहीं है, मोस्टली जितने रोम होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते ही होते हैं। ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब जो इरेज हो सके, और डबल ईपी मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी कि जो इलेक्ट्रिकली मिटाए जा सके। अभी जो इलेक्ट्रिकली मिटाए जा सकते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली हो गए। अब यहाँ कह रहा है रोम मिटाया जा सकता है यूवी लाइट के द्वारा, तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ईपी रोम जो है वो तो इलेक्ट्रिकली इरेज हो रहा है। तो ये वाला यानी कि ईपी रोम जो है वो यूवी लाइट के द्वारा बिगाड़ा जा सकता है। ये यूजीसी नेट में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं। और रिसेंटली भी किसी एग्जाम में आया था, मुझे किसी ने बताया था कि वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन ये नहीं पता मुझे कब आया था, रिसेंटली आया था किसी ने, जो भी लास्ट ईयर था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यूवी लाइट, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट लाइट कह सकते हैं, रेज कह सकते हैं, किरणें कह सकते हैं, परा बैंगनी हिंदी में कहते हैं। तो इस तरीके से ईपी रोम यूवी लाइट के द्वारा उसमें जो भी प्रोग्राम है हम मिटाते हैं। उम्मीद है आगे चलते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ये क्वेश्चन तो कई तरीके से पूछा जा सकता है, और आप ये यूनिट के मामले में सबसे छोटा क्वेश्चन है। तो आपको पता ही होगा बिट्स आते हैं सबसे पहले, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट्स होती है, फिर बाइट होती है। तो ये सब चीज़ें तो आप उम्मीद है जानते ही होंगे, बहुत छोटी सी बात है। तो वही पूछ रहा है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो उम्मीद है बहुत आसान सा सवाल था, 8 बिट होते हैं। और 8 बिट के अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एक बाइट में कितने निबल होते हैं। नया क्वेश्चन जो है खूब पूछा जा रहा है, निबल, ठीक है, निबल। तो 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल। क्यों? क्योंकि एक निबल में 4 बिट होते हैं। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि बाइट बिट तो खूब चर्चा में रहता है, लेकिन निबल साइड में हट जाता है, इसलिए निबल हमारे दिमाग से उतर जाता है। तो निबल काफ़ी क्वेश्चन में आजकल पूछा जा रहा है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये छोटी यूनिट्स हैं और छोटी यूनिट भी काफ़ी चर्चा में रहती हैं। एक बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है और एक बिट बाइनरी नंबर में किसके बराबर होगी। तो अगर एक बिट को हम बाइनरी के रूप में देखें, जो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट,
तो उसको हम बाइनरी रूप में देखेंगे तो कौन सा सही आंसर होगा, 0 0 1 1 1 या 0 0। तो यहाँ पर सही आंसर है ए। तो अगर आपके पास ऑप्शन होता 1, 0 नहीं होता यहाँ पर, तो भी सही आंसर होता। क्यों? तो सही आंसर है ए। क्यों? तो आपको पता है कि बाइनरी नंबर या तो 0 होता है या 1 होता है। तो एक चीज अच्छे से ध्यान रख लीजिए, 0 या 1 में कोई भी चीज लिखी हुई है वो 1 बिट के बराबर हो जाती है अपने आप। तो यहाँ पर अगर डबल डिजिट लिखी हुई है तो मतलब वो 2 बिट के बराबर है। वो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। तो 1 बिट का मतलब या तो 0 है या 1 है। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी लिखा होता है 0 और 1, तो वो भी बात सही हो जाती है, या तो 0 है या तो 1 है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD रोम? ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है। CD रोम की क्षमता कितनी होती है? जब आप लोग CD लाते थे, याद भी होगा आपको, अगर आपको, क्योंकि CD अब इस टाइम जो है काफी यूज में नहीं रह गई है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लोग ना जान पाए, लेकिन सही आंसर है 700 MB। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVD की भंडारण क्षमता क्या होती है? तो CD से बड़ी होती है DVD, काफी भाई बहन टाइप के लग रहे हैं। तो DVD की कितनी होती है? तो इससे काफी ज्यादा होती है, 4.7 GB। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, CD और DVD इस समय काफी यूज में नहीं आ रहे हैं, आते हैं लेकिन बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि उसकी जगह पेन ड्राइव ने ले ली। अब पेन ड्राइव ही लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें वे बहुत आसानी से आप डाटा को उसमें मतलब कट भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, और आसानी से उस डाटा को इधर उधर मूवमेंट किया सकता है। अगला क्वेश्चन है, .gif, .jpg, BPM, PNG का प्रयोग फाइल के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। ये 4, वैसे मैंने इस पे कोई वीडियो बनाया नहीं है, उम्मीद करता हूँ आगे मैं बनाऊंगा। तो ये जो होते हैं फाइल एक्सटेंशन होते हैं, आपको पहचानने में आ जाए कि ये किस चीज का फाइल है। देखिए आजकल आपने देखा होगा PNG फाइल होती है, मैं काफी यूज करता हूँ कभी कभी। PNG फाइल में क्या होता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप की फाइल्स होती है, जो लिखा हुआ है बस उतना ही है, बाकी पीछे जो है बैकग्राउंड अपना पूरा दिखाई देगा। तो ये क्या है, एक तरीके से पिक्चर यानी कि इमेज का डाटा कलेक्ट करती है। BPM भी जो है इमेज का डाटा कलेक्ट करती है, इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर है उसको जाएगा इमेज डाटा। ओके, वहीं कहीं पॉइंट डॉक लिखा होता तो वो टेक्स्ट डाटा का हो जाता, या एक्सेल लिखा होता तो वो भी टेक्स्ट डाटा का हो जाता। यहीं पर अगर MP3 लिखा होता .MP3 तो ऑडियो डाटा हो जाता, .MP4 होता तो वो वीडियो डाटा हो जाता। अगर अब हम बात करें GIF, JPG, BPM, PNG, ये 4 लिखे हैं, तो मैं आपको फुल फॉर्म भी बता दूं, क्योंकि जब सामने आया गया है क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ। तो .gif क्या चीज है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म अगर कभी पूछा जाए तो GIF होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। JPG क्या होता है? JPG को हम शॉर्ट में बोलते हैं ना, JPG का फुल फॉर्म भी है अपने आप में, JPEG कहते हैं उसको। तो कभी JPG लिखा हो या JPEG लिखा हो, एक ही बात है, बस उसको हम शॉर्ट फॉर्म में JPG बोल देते हैं, वैसे लिखने में हम उसको JPEG बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, जैसे ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद है BPM, माफ कीजिएगा, यहाँ पे है BPM, ये BPM नहीं है, ये BMP है, ये उधर इधर हो गया, ये BMP है। BMP को कहते हैं हम बिट मैप इमेज। तो BM शॉर्टकट में हो गया बिट मैप और P लास्ट में, तो इसका थोड़ा सा अजीब सा फुल फॉर्म लग रहा है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, बिट मैप इसका फुल फॉर्म है। तो बिट मैप इमेज कहा जाता है BMP को। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो लास्ट में PNG है, ये काफी पूछा जा चुका है इसका फुल फॉर्म। तो जो PNG है उसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल ग्राफिक फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल ग्राफिक फॉर्मेट। क्योंकि ये काफी न्यू है, मतलब ये बाकी तो पुराने हैं, PNG बाद में यूज किया गया सबसे, तो काफी फेमस हो गया इधर और लोग इसको यूज भी सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए इनके फुल फॉर्म भी बहुत कॉमन है, बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत याद ना हो। तो आप एक बार नजर डालेंगे तो एक बार आपके सामने आ जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। बात करते हैं 1 GB इक्वल टू, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहले सबसे छोटा होता है बिट्स, फिर होता है बाइट्स, फिर आता है KB, फिर आता है MB, फिर आता है GB, फिर आता है TB, ठीक है। ऐसे मैं और ऊपर बता दूं आपको, फिर आता है PB, फिर आता है EB, फिर आता है ZB, फिर आता है YB, फिर आता है BB, और फिर आता है G। इसको मैं GB नहीं लिखूंगा, इसको मैं पूरा लिखूंगा जियो बाइट, क्योंकि GB तो ऑलरेडी नीचे लिख चुके हैं। इतने सारे हैं जिसमें सबसे टॉप पर होता है गियोब बाइट। गियोब बाइट जो होता है ये सबसे बड़ा है इस समय, इसको लिख देता हूँ जियोब बाइट मैक्स, मतलब सबसे बड़ी मेमोरी इस समय बनी हुई है ये। तो अब आपको याद रखना है किस तरीके से ये पूरा आपको याद रखना है। तो टीबी तक तो हम अपने मोस्टली कभी लैपटॉप में भी देख सकते हैं, यहाँ तक चल ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर वाले काफ़ी यूज़ में नहीं है, भी हो सकता है आगे यूज़ होने लगे। तो इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा, PEZYBG। तो पेजी बीजी याद कर लीजिएगा, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंतोबाइट और गियोबाइट। तो पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंतोबाइट और गियोबाइट। तो ये सबसे टॉप पर कौन है? गियोबाइट है। मोस्टली हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो टीबी तक यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 1 GB किसके बराबर है। आप बिट्स और बाइट्स का अंतर लेंगे तो सिर्फ 8 बिट का अंतर होता है, मतलब एक बाइट में 8 बिट होते हैं। लेकिन जब केबी से शुरू हो जाता है तो क्या हो जाता है 1024। एक केबी में कितने होते हैं? लगभग 1024 बाइट होते हैं। फिर अगर यही हम नीचे चलते चले जाएंगे तो सब में 1024 का गैप होता चला जाएगा। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजेबल एक बात आती है, कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चन में हम राउंड फिगर में 1024 को 1000 मानकर गुणा भाग कर लेते हैं, तो कभी कभी आपको ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर आप राउंड फिगर में अगर लिखा है तो राउंड फिगर की तरीके से लिखिएगा। अगर आपको साफ साफ दिया हुआ 1024 या कहीं ऑप्शन में, तो 1024 बेस्ट आंसर है। अब बात आती है 1 GB में कितने बाइट हैं। यहाँ पे सारे मोस्टली बिट्स और बाइट्स में बांट रखे हैं और 10 की पावर 9 लिखा हुआ है। तो आप पहले देख लीजिए कि GB में MB कितने होते हैं, राउंड फिगर में 1000, फिर MB में KB कितने होते हैं 1000, फिर KB में बाइट्स कितने होते हैं 1000। ये 3 बार 1000 हुआ, बाइट्स के नीचे नहीं जाना है। बिट्स में भी आंसर लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो कितने हो गए 0, तो 0 हो गए 9, यानी कि 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 बाइट्स हमारा सही आंसर है। जी हाँ, डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। 1024 अब में अगर आपको आंसर दिया हुआ है तो उसको भी आप हल करिएगा। अगला क्वेश्चन मुझे समझाने के लिए मैंने रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उस क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB में कितने जो भी आंसर है किसके बराबर होता है, तो 1 TB जैसे मैंने आपको बताया था। तो चलिए यहाँ पे एक बना लेते हैं। तो 1 TB, फिर GB, फिर MB, फिर KB, और KB के नीचे लिखा ही नहीं हुआ है तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो TB में ये कितने होंगे 1024, 1024, फिर ये कितने होंगे 1024, फिर ये कितने होंगे 1024। तो उम्मीद है आप देख रहे हो कि हमारा आंसर 1024 में बटा हुआ है। तो कितनी बार हमको TB से KB में जाने में गुणा करनी पड़ेगी? 3 बार। तो 3 बार कहाँ गुणा की गई है? C में। तो C 1 टेराबाइट के बराबर है, यानी कि 1024 को जब 3 बार गुणा करेंगे फिर जब KB आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये चीज अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। 1024 बेस्ट आंसर है। राउंड फिगर में 1000 हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, वो भी सही होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 1024 है तो वो बेस्ट है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि इसका आंसर मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। अगला जो मेरा वीडियो है वो बाइनरी से रिलेटेड है,
हम बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, प्रश्नों पर चर्चा होगी, जो भी प्रश्न बाइनरी से रिलेटेड आ चुके हैं। और कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि बाइनरी आपने नहीं पढ़ाई। मैंने बाइनरी पढ़ाई है, बाइनरी में आप जाइए, बाइनरी का एक अलग से मैंने बनाया है, तो आप लोग सर्च कर लिया करिए। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें सबलाइन क्लासेस डाल दिया करिए, बाइनरी नंबर सबलाइन क्लासेस, तो आप डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप चाहते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों को। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके लिए है कि सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट, इसमें ये नहीं कि आप कहीं और से ढूंढ लोगे, तो मैंने तो अभी आपको कुछ और बताया था। इन चारों में सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन है? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या गीगाबाइट? ये आपके जो मैं आंसर है आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है? तो आज का वीडियो इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे आने वाले वीडियो में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।